Hello guys, welcome back to Deep Academy. In today's video, we are going to discuss about a solid state chapter. हम पूरा सॉलिड स्टेट कवर करेंगे, उसके साथ कुछ PYQs और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि स्टेट्स तीन टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. इस चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट पे इन डेप्थ चेक करेंगे और सॉलिड स्टेट पे टोटली डिस्कस करेंगे. अब सॉलिड स्टेट फिर से फर्दर क्लासिफाइड होता है इनटू टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. अब जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ए बी ए बी ए बी ए बी, अगर आप हॉरिजॉन्टली जाइए या फिर आप वर्टिकली जाइए, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का. एक 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 पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म पैटर्न या फिर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट. ऑन द अदर हैंड एमॉर्फस सॉलिड में हम देख पा रहे हैं कि पहला लाइन एमॉर्फस सॉलिड में पूरा ए पार्टिकल्स का है, सेकंड लाइन पूरा बी पार्टिकल्स का है, उसके बाद फिर से कुछ पार्टिकल्स का पैटर्न चेंज हो गया, उसके बाद वापस से चेंज हो गया, या फिर उसके बाद वापस फिर से चेंज होता है, जैसे बी 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 फिर ए फिर या फिर बी 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 फिर ए, ऐसा. लाइक उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो एक इररेगुलर टाइप का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम एमॉर्फस सॉलिड में देख सकते हैं. तो इसका मेन डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम बोलते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है. लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हम इनको बोलते हैं. हम इनको लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस टाइप का पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं उस टाइप का पैटर्न ये वेरी लॉन्ग लॉन्ग चेन फॉलो कर सकते हैं इनके पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. और एमॉर्फस सॉलिड के लिए वहीं पे हम इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है. शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट इसको बोलते हैं हम, अरेंजमेंट है. वही सेकेंडली कि सेकंड डिफरेंस है इनका कि हम इनको बोलते हैं कि ये एक रेगुलर पैटर्न है. इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पैटर्न. रेगुलर पैटर्न या फिर रेगुलर अरेंजमेंट हम बोलते हैं इनको. रेगुलर पैटर्न या फिर रेगुलर अरेंजमेंट या और अरेंजमेंट. और वहीं पे इनको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड में हम बोलते हैं कि ये एक इररेगुलर अरेंजमेंट है. इररेगुलर अरेंजमेंट, एक इररेगुलर अरेंजमेंट है. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं कि क्योंकि ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है तो इनमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखेंगे तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक यूनिफॉर्म होता है. मतलब इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. और जबकि एमॉर्फस सॉलिड में फोर्स एक अनयूनिफॉर्म होता है. फोर्स अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही इरेगुलर है तो फोर्स भी इरेगुलर होगा. हम अगर किसी अगर सपोज कोई पार्टिकल एक पार्टिकल की लेयर ए पार्टिकल से बनी है, हमारे पास सॉलिड की कोई एक लेयर ए पार्टिकल से बनी है और वो ए पार्टिकल एक ब्रिटल है या फिर एक वीक टाइप ऑफ द पार्टिकल है, तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा. इसलिए अगर वो ब्रेक हो जाएगा और हम उसको अगर फोर्स लगाएंगे तो वो वहां से बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा या फिर वो कहीं से भी जल्दी ब्रेक हो जाएगा. तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स जो है वो अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. नेक्स्ट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं कि ये एक ट्रू सॉलिड्स है. दीज आर द ट्रू सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड. वहीं पे एमॉर्फस सॉलिड को आपने सुना होगा, एमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं आइदर इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स और वेरी फेमस टर्म है कि इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड.
सुपर कूल्ड लिक्विड इनको बोलते हैं, है ना। और ये सुपर कूल्ड लिक्विड आपने ग्लास के केस में सुना होगा, ग्लास कांच, उसके केस में सुना होगा कि हम ग्लास को एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसका मतलब ग्लास जो है वो एमरफोस सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है इनमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। वहीं पे एमरफोस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, इसलिए हम इनको बोलेंगे कि इट हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। इनमें डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, अरेंजमेंट एक सेम पैटर्न फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, इसके लिए हम यहां पे बोलेंगे कि ये एक डेफिनाइट ज्योमेट्री शो करेंगे, एक डेफिनाइट ज्योमेट्री दिखाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वहीं पे एमरफोस सॉलिड का इनडेफिनाइट ज्योमेट्री होगा, इनका क्या होगा? इनडेफिनाइट ज्योमेट्री होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो अनआइसोटोपिक नेचर शो करते हैं और एमरफोस सॉलिड जो है वो आइसोटोपिक नेचर शो करते हैं, आइसोटोपिक नेचर शो करते हैं। अब आइसोटोपिक और अनआइसोटोपिक, अब ये क्या वाला है? तो अनआइसोटोपिक मीन्स, लेट मी फर्स्ट, सबसे पहले आपको एक दिखाता हूं मैं कि जैसे अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरह से, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ किया, okay, and one more line I drawed from like this, suppose. ओके, सो अगर मैं यहां पे हम देख पा रहे कि अगर मैं ये लाइन देख रहा हूं तो इस लाइन पे सब पार्टिकल्स एक बी 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 पार्टिकल्स की, बी के पार्टिकल्स है। अगर ये मैंने यहां पे देखा तो इसमें ए बी पार्टिकल्स है, और अगर मैं इस एक्सिस पे, इस लाइन पे देख रहा हूं तो यहां पे वापस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ए बी है। तो इसका मतलब है अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में, अगर मुझे इस पार्टिकल, इस क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है और अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो वह उस हर एक डायरेक्शन में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेक करूंगा, इस वाले एक्सिस में, इस वाले एक्सिस पे अगर मैं प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो यहां पे सब पार्टिकल्स बी के है। अगर वही सपोज अगर मैं इस डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो उस डायरेक्शन में सब पार्टिकल्स ए के है। अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल चेक कर रहा हूं तो यहां पे ए बी टाइप का पार्टिकल है, जो कि 4 पार्टिकल दिख रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे वापस ए बी मिलेगा, लेकिन पार्टिकल्स का नंबर वापस से वैरी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अनआइसोट्रॉपिक मीन्स कि जिस डायरेक्शन में मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है उस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में उसका वैल्यू डिफरेंट होगा, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफरेंट होगा, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा। इट मीन्स
हम आइसोट्रॉपिक को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि दोज properties which depends upon डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड होगा और उसका वैल्यू डिफरेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे कि दीज आर द अनआइसोट्रॉपिक नेचर, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें दिखता है। लेकिन अगर सेम हम अगर इसमें जाएंगे, अगर सपोज मैंने इस टाइप का एक लाइन खींचा और सेम यहां पे एक मैंने लाइन खींचा है यहां पे, और एक और अगर मुझे चेक करना है, अब सपोज मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, सपोज अब मैं इस डायरेक्शन में चेक करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि यस, इस डायरेक्शन में सब ए है, इस डायरेक्शन में बी है, इस डायरेक्शन में अगर मैं खींचूंगा वापस कुछ अलग होगा। इसका मतलब यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मुझे सेम मिलेगी अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा तो। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, इफ आई वांटेड टू चेक द फिजिकल प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन, तो मुझे उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट कॉल्ड आइसोटॉपिक नेचर, जो एमॉर्फस सॉलिड में हमें मिलता है। अब यहां पे भी हम अगर इसको भी डिफाइन करना हो तो यस, वी कैन डिफाइन कि दोज प्रॉपर्टीज which depends upon direction, direction of arrangement, but यहां पे क्या है, बट यहां पे क्या होगा, we get the values of those physical property, but the values of physical property almost same, ही होगा। और जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में द फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टीज वैल्यूज आर डिफरेंट in all direction। तो ये इसका काफी मेन इंपॉर्टेंट का पॉइंट है, और ये एक मेन पॉइंट है कि अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में मेन डिफरेंस क्या है। अब जैसे अगर अनआइसोट्रॉपिक का अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल दूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों के लिए सेम होगा इंडेक्स, या फिर होगा थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, ये दोनों के लिए सेम है या सेम प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो दोनों के लिए एक होंगी। लेकिन यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग होगा, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम होगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर हम एग्जांपल देखेंगे कुछ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल्स है जैसे ऑल मेटल्स, है ना, ऑल मेटल सॉलिड्स, या फिर उसके बाद आयोनिक सॉलिड, ये ऑल आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड में अगर हमें एग्जांपल देखना है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले तो हम ग्लास ही देखेंगे, क्योंकि ग्लास ही एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। तो जैसे ग्लास इसका एक एग्जांपल है, इसके बाद रबर एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, उसके बाद कुछ पॉलीमर्स होते हैं, सो पॉलीमर्स आर आल्सो categorized into the amorphous solids। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जाम में आता है, ये नीट, जेई, एमएससीटी और ऑलमोस्ट हर स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो जैसे कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स यहाँ पे कॉर्ड्स का CO2 SiCO2 होता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है कॉर्ड्स, और इसको हम बोलते हैं सिलिका। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट्स ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर हम इस कॉर्ड्स को हीट करते हैं, इफ वी हीटेड, और उसको अगर कूल करते, सडन कूल करते, इसको अगर हम उन्हें कूल्ड किया, तो इसके बाद ये जो कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉर्ड ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी इसका केमिकल नेचर सेम ही है, लेकिन क्योंकि हमने इसको हीट करके कूल किया है और अभी क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये क्रिस्टलाइन ना होके अब ये यहां पे एमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड है अब ये यहां पे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही इससे पहले काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कॉर्ड्स और कॉर्ड ग्लास में से एमॉर्फस सॉलिड कौन है। तो आपको ठीक से ध्यान से देखना है कि कॉर्ड्स है या फिर कॉर्ड्स ग्लास है। अब इसके बेसिस पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए, और इफ यू डोंट फाइंड द राइट आंसर, तो कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर भी आपको पोस्ट करूंगा। सो क्वेश्चन है कि मेरे पास है CO2, और CO2 होता है गैस फॉर्म में, और एक है CiO2, और CiO2 होता है सॉलिड फॉर्म में। तो आपको यह बताना है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये लीनियर होता है, लीनियर, और ये होता है टेट्राहेड्रल। तो आपको यह बताना है कि इफ अगर ये भी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन है, बट वाई CO2 इज इन द गैस फॉर्म एंड सिलिका ऑक्साइड इज इन द सॉलिड फॉर्म, और वाई इसका स्ट्रक्चर लीनियर है और इसका स्ट्रक्चर क्यों टेट्राहेड्रल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग आपको है तो इसका मतलब आप सॉलिड स्टेट में और आप केमिकल बॉन्डिंग में काफी अच्छे हो। अब हमने ये तो देख लिया है कि सॉलिड दो क्लास में हम क्लासिफाइड करते हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमॉर्फस सॉलिड। अब हमें इस चैप्टर में फोकस करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को डीपली अंडरस्टैंड करना है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, वो 4 टाइप्स को हमें ठीक से स्टडी करना है, और उसी के बेसिस पे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको इस चैप्टर के लिए ये टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज कीजिए, और पॉज करके ये टेबल ठीक से राइट डाउन करिए, ठीक से नोट डाउन कर लीजिए इसके हर एक पॉइंट्स को। अब फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाने के लिए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, इसमें होंगे मॉलिक्यूल्स और इसमें होंगे एटम्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें एटम जो होंगे ये इनर्ट गैस हो के चांसेस ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनर्ट गैस टाइप के हमें इनर्ट गैस मिलेगा, जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा उस टाइप के सॉलिड्स हमें उस टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में मिलेंगे। अब इनमें फोर्स किस टाइप का लगता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर हमें देखना होगा तो इसमें फोर्स किस टाइप का लगता होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो इसमें फोर्स होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वीक सॉलिड होते हैं इसलिए इनमें फोर्स होगा वैन डर वाल फोर्सेस।
वैंडरवॉल फोर्सेस होगा। अगर वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में आपको पता नहीं है या फिर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं हो वैंडरवॉल फोर्सेस पे, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखिए जो ऊपर कार्ड्स में आ रहा है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप पहले उसको एक बार देख लेना कि वैंडरवॉल फोर्सेस का कौन सा टाइप का वैंडरवॉल फोर्सेस होता है, किन किन टाइप के वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं और उनका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो वैंडरवॉल फोर्सेस है, तो वैंडरवॉल फोर्सेस में यहां पे मेनली 3 टाइप के फोर्स होंगे, जो कि होगा पोलर पोलर, पोलर पोलर, दूसरा होगा नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, और एक होगा एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग एक और होगा, जो एच बॉन्डिंग भी यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें देखने को मिलेगा। बाय द वे, एच बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वैंडरवॉल फोर्स, हम उसको बोल सकते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, इसका जो रीजन है वो आपको उस वीडियो में मिलेगा, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, जैसे एक हीलियम का एक ये एटम है और हीलियम का एक और दूसरा एटम होगा, तो इनके बीच में जो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो वो ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इस टाइप का इनमें पोलर पोलर नॉन पोलर होगा। जैसे एक H है और एक दूसरा H है, तो अगर H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हमें इंटरेक्शन दिखाना है, तो ये हाइड्रोजन का H2 का मॉलिक्यूल बनेगा, और H2 का मॉलिक्यूल बनेगा तो इनमें उस टाइप का फोर्स। नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड हमें नाम से पता चल रहा है कि इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, इसके पार्टिकल्स होंगे आयंस। इनमें पार्टिकल कौन पार्टिसिपेट करेंगे आयनिक सॉलिड्स में? आयंस मेनली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब आयंस अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आयंस के बीच में फोर्स कौन सा होता है? इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आयंस के बीच में। और इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, इस टाइप के एग्जांपल्स है आयनिक सॉलिड्स में। यह है एक आयनिक क्रिस्टल्स है, आयनिक सॉलिड्स है। अब मेटालिक सॉलिड में सबसे पहले तो मेटालिक सॉलिड में इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटल्स। इनमें मेनली हमें मेटल्स मिलेंगे। मेटल जैसे Na, जिंक, सोडियम और जिंक, इस टाइप के मेटल्स हमें मेटालिक सॉलिड में देखने के लिए मिलेंगे। अब मेटालिक सॉलिड में हमें फोर्स किस टाइप का मिलेगा? हमें ये किस टाइप के फोर्स से बॉन्डेड होंगे या फिर ये किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे? तो ये बनाएंगे मेटालिक बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे? मेटालिक बॉन्ड। सो मेटालिक सॉलिड में मेटल्स जो होंगे वो सारे मेटालिक सॉलिड में बॉन्ड बनेंगे। और मेटालिक सॉलिड में कौन बॉन्ड बनेगा? तो मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल्स कौन से होंगे? जैसे सिल्वर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, है ना, जैसे Zn हो गया, कॉपर। दिस आर द मेटल्स जो मेटालिक सॉलिड में बॉन्ड बनाएंगे। अब कोवैलेंट सॉलिड्स, तो नाम से हमें पता चल रहा है कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे और ये किस टाइप के फोर्स बनाएंगे, इनमें किस टाइप का फोर्स। सो कोवैलेंट सॉलिड में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल्स और एटम्स। और इनमें किस टाइप का फोर्स होगा? इनमें होगा कोवैलेंट फोर्स, या फिर हम बोलेंगे इनमें कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड बनेगा। इसके एग्जांपल्स क्या है? अब इसके काफी सारे, अब इसके मल्टीपल्स एग्जांपल है, जैसे HCl हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड इज वन ऑफ द बेस्ट और फेमस एग्जांपल है कोवैलेंट सॉलिड्स के लिए। अब कोवैलेंट सॉलिड का एक और नाम होता है, अब कोवैलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ये एग्ज़ाम में आता है और नीट के एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी बार आ चुका है कि what is which of the following is the example of network solid। सो नेटवर्क सॉलिड का वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस एग्जांपल है जो है डायमंड। डायमंड किस तरह से फॉर्म होता है? डायमंड हर हर एक कार्बन इसमें सिंगल बॉन्डेड होता है, हर एक कार्बन इसमें सिंगल बॉन्डेड होता है और ये एक नेटवर्क की तरह फॉर्म करते हैं। देखो एक नेटवर्क की तरह फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये नेटवर्क सॉलिड्स है, इसलिए इनको बोलते हैं ये नेटवर्क सॉलिड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में और कोवैलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सेम है, दोनों में एटम्स और मॉलिक्यूल बन के ही उनके एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उनके सॉलिड्स बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स जो है वो है वैंडरवाल फोर्सेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, और कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट टाइप के फोर्सेस है, इसलिए अगर इनमें दोनों में अगर कोई अच्छा सॉलिड, कोई स्ट्रॉन्गर सॉलिड होगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा कोवैलेंट सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे वैंडरवाल फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस और कोवैलेंट फोर्स, कोवैलेंट बॉन्ड वैंडरवाल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए कोवैलेंट सॉलिड्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा हार्ड होगा। और इसका एग्जांपल आपको पता है कि डायमंड, हम सबको पता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, सॉरी हार्डेस्ट क्या है उसका एग्जांपल है, ये एक हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड। अब जितना हमारा टॉपिक कवर हुआ है उसके बेस में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है विच इज क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, विच इज क्रिस्टलाइन H बॉन्डेड सॉलिड्स। अब ऑप्शंस है, ऑप्शंस H2O, ऑप्शन बी इज NH3 सॉरी, ऑप्शन सी इज आइस एंड ऑप्शन डी इज CH4। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइस। क्यों? क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डेड तो है, लेकिन इन चारों में से सिर्फ आइस ही एक है जो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ नेटवर्क सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेटवर्क सॉलिड। अब नेटवर्क सॉलिड, अब नेटवर्क सॉलिड को हम ये क्या पूछ रहा है? नेटवर्क सॉलिड मींस कोवैलेंट सॉलिड कौन है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी I2, ऑप्शन सी इज डायमंड एंड ऑप्शन डी इज H2O। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। हमने अभी थोड़ी देर पहले उस टेबल में देखा था कि डायमंड इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड। क्या बोलते हैं हम नेटवर्क सॉलिड को? कोवैलेंट सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मींस कोवैलेंट सॉलिड के बारे में पूछ रहा है। सो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल क्या है? डायमंड। सो these are some examples, these are some questions for you guys। आपको करना ये है कि आपको इन क्वेश्चंस पे, इन सब पे प्रैक्टिस करना है और इनको क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप्स के सॉलिड्स है। ये नेटवर्क सॉलिड्स है, ये जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो भी हमने 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखे, आपको इन सब को उन टाइप में क्लासिफाई करना है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नीट MSCT और JEE पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स दिए जो कि काफ़ी बार आते हैं। जिस टाइप से एक ये है, सॉलिड कैम्फर है, वॉशिंग सोडा है, इसी टाइप्स के एग्जांपल उसमें आते हैं और आपको ये ठीक से करना है, इस पर ठीक से प्रैक्टिस कीजिए।
आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके एग्जाम्पल्स और इस एग्जाम्पल्स के करेक्ट आंसर मुझे पिंग कीजिए। अगर आज के वीडियो का आपको ये पीपीटी वर्जन में चाहिए, अगर आपको आज के लेक्चर के नोट्स जो है वो पीपीटी में चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, ताकि मैं इसको एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।